दोस्तों आज मैं आपको क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बताऊंगा कि क्रिमिनल ट्रायल में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह उस अपील की जाती है, किस तरह दया याचिका की जाती है, किस तरह अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जिससे आप लोग पूरा क्रिमिनल ट्रायल के बारे में जान सकें, क्योंकि उसका शुरू से आखिरी तक का प्रोसेस आज तक जल्दी कोई भी नहीं बताता है। वहाँ सब इस वीडियो में आप इस प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह से जान सकते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं इसमें, बीएनएस के और बीएनएसएस के, सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, क्रिमिनल केस दो तरह के होते हैं। पहला होता है पुलिस एफआईआर केस और दूसरा होता है परिवाद केस। पहला केस वो होता है जो कि पुलिस एफआईआर के आधार पर दर्ज होता है। दूसरा केस है कंप्लेंट केस या परिवाद, जिसमें बीएनएसएस की धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया जाता है। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर केस के बारे में बात करेंगे। इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला भाग पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट, फाइल, चालान पेश करने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरा भाग कोर्ट में केस ट्रायल। तीसरा भाग जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का है। पहला भाग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को दे देना। जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वो विक्टिम, फरियादी या पीड़ित कहलाता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वो एक्यूज, आरोपी और अभियुक्त कहलाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित ना भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित ना हो, अर्थात उसका हिस्सा ना हो, वह व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं भी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर हो और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो वो पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो इस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है तो उसका पहला काम होता है बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआईआर रजिस्टर या दर्ज करना। अगर समय नहीं हो और मौके पर पहुंचना ज़रूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर दर्ज करेगी। दोस्तों, यदि संज्ञेय अपराध या गंभीर अपराध के मामले में यदि आरोपी पकड़ा नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 49 के तहत उस आरोपी की तलाश करती है या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वो अपराधी पकड़ा गया है। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर वो सभी पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रख लिया जाता है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है और सामान की प्राप्ति रसीद दे दी जाती है। इसके बाद पुलिस बीएनएसएस की धारा 36 के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर ज़रूरी हुआ तो आरोपी को दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी एवं पीड़ित व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 51, 52, 53, 184 एवं 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। बीएनएसएस की धारा 30 के अनुसार कोई भी डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। बीएनएसएस की धारा 200 के तहत भी कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि मामला रेप का है तो बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस को थाने भेजनी पड़ेगी। इन सब कार्यवाहियों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जो धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को बीएनएसएस की धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानत या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। अगर अपराध गैर जमानती अपराधों में है, उदाहरण के लिए जैसे कि बीएनएसएस की धारा 64 रेप या धारा 103 हत्या, तो बीएनएसएस की धारा 58 के तहत
पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष की सज़ा है, उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर ही छोड़ दिया जाएगा। जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी या उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से ज़मानत लेनी होगी। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिलेश कुमार बसर स्टेट ऑफ बिहार AIR 2014 SC 2756 2014 को जारी किए गए हैं। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि आरोपी को थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करना, जैसे घटना कैसे हुई, हथियार कहाँ छुपा रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था आदि। BNSS की धारा 187 के तहत ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो BNSS की धारा 187(3) के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी, और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा और आरोपी को ज़मानत लेने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला, तो मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 232 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास भेज देगा, क्योंकि BNSS की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचारण करने की शक्ति है जिसमें केवल 3 वर्ष की सज़ा हो या 10,000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सज़ा है। BNSS की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति है, इसलिए गंभीर धाराओं के लिए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए मजिस्ट्रेट को केस सत्र न्यायालय के पास भेजना या सुपुर्द करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद आरोपी को जमानत या अग्रिम जमानत लेना होगा, जिसे एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, यह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है, या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके BNSS की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से धारा 483 के तहत सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से नियमित जमानत या रेगुलर बेल ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में BNSS की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिल सके, और यदि मिल गई है तो ज़मानत रद्द करवाई जा सके। इसके बाद पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना होता है। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयों में FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि केस की निष्पक्ष जाँच करे, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति पुलिस SDOP TI SI केस की जांच करता है उसे IO अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। IO ही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है या पटवारी द्वारा बनवाता है, जरूरी कागजात सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से लेना, गवाहों की धारा 180 BNSS के में बयान दर्ज करता है आदि। अगर IO जांच में पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है या पर्याप्त आधार नहीं है तो आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए, तो पुलिस BNSS की धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट FR या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकती है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन परिवार पर कोर्ट में BNSS की धारा 210(1) के तहत केस को आगे चला सकता है, और साथ ही BNSS की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दें। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। यदि आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत है कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया तो उसके ऊपर गलत रूप से FIR दर्ज की गई है, तो FIR निरस्त या कर सकते हैं। इसके लिए आपको FIR क्वैश कराने के लिए BNSS की धारा 528 उच्च न्यायालय के तहत आरोपी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि FIR निरस्त हो सके।
बीएनएस की धारा 187(3) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करता है। यदि केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड है, अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर की सज़ा के होते हैं, तो ऐसे मामलों में 90 दिन में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। चूँकि अन्य सभी धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो बीएनएस की धारा 127 प्लस भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत भी आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है, लेकिन ये समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी ज़मानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी ज़मानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा भी समय लगा सकती है। पुलिस द्वारा जो चार्जशीट लगाई जाती है उसमें ये निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती हैं: दोनों पार्टियों, शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति, पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता या पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोप की गिरफ्तारी से संबंधित पेपर, गवाहों के बीएनएस धारा 180 के बयान, आरोपी से जब्त किया हुआ हथियार का सामान, घटनास्थल का नक्शा, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर, बीएनएस की धारा 176 के तहत वीडियोग्राफी और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि। दूसरा भाग होता है क्रिमिनल केस ट्रायल। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बीएनएस की धारा 262 के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा बीएनएस की धारा 250 के तहत और परिवाद केस में मजिस्ट्रेट द्वारा बीएनएस की धारा 268 के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है केस चलाने के पर्याप्त आधार है तो फिर ट्रायल शुरू किया जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो आरोपी को अधिवक्ता बीएनएस की धारा 230 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उस दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से ले लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर आर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि वे बातें कल को केस में फाइनल आर्गुमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाए। ऑर्डर शीट वो होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है वो सब लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों चार्ज फ्रेम होता है। चार्जशीट के पेपर की कार्यवाही पूरी होने के बाद, अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद चार्जशीट पर बहस होती है। इसके लिए एक ऐसी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि जिस धारा में उस पर केस बनता है कि उन धाराओं पर उस पर केस चलना चाहिए, उसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। चार्जशीट को पढ़ने के बाद यदि कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं सही नहीं है, तो कोर्ट बीएनएस की धारा 239 और 244 के तहत इन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में भी चार्ज लगा सकती है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट आरोपी से पूछती है क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त ही अगली पेशी पर सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी अपना द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता है। कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल का सामना करेगा। फिर उस स्थिति में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है और इसे ट्रायल प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस द्वारा चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस कहा जाता है। ये गवाह क्रम बेस होते हैं, जैसे कि PW1, PW2, PW3 तथा DW1, DW2, DW3। यदि और इन गवाहों द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे
EXP1, EXP2, EXP3 तथा EXD1, EXD2, EXD3 के रूप में प्रदर्शित या एग्जिबिट कराया जाता है। सबसे पहले पीड़ित या शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस, डॉक्टर और फोरेंसिक लैबों की और जो भी केस के अनुसार दिए गए हैं। सबसे लास्ट में IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। पहले पीड़ित पक्ष अधिवक्ता, सरकारी वकील, ADPO या AGP अभियोजन पक्ष गवाहों का मुख्य परीक्षण करते हैं। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्ष गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद उसे जिरा करते हैं, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 152, 154 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष गवाहों के से ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे या फिर आय से प्रश्न भी नहीं करेंगे, जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आँच आए या वो अपमानित हो। यदि आरोपी का अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाईकोर्ट या बार काउंसिल में कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाईकोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, क्रिमिनल केस सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है। ये केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी पक्ष गवाहों से इसी प्रकार की गवाही करते हैं। यदि कोई नया तथ्य बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143(3) के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। इसे पुनः परीक्षण कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए या हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जिरा करते हैं, यह साबित करने के लिए वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी से मिल गया है या वो आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो उसको पेश करता है, फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। BNS की धारा 570 के तहत गवाही, सम्मन या वारंट भेजना आदि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती हैं। दोनों पक्षों, पीड़ित एवं आरोपी पक्ष की गवाही के बाद BNSS की धारा 352 के तहत केस अंतिम बहस में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है फिर उसे अगली पेशी तक पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप से दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। केस में बहस पूरी होने के बाद BNSS की धारा 392 और 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। अगर आरोपी को बरी या दोषमुक्त कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सज़ा सुनाई जाती है। दोषी को सज़ा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी या जीवन कारावास, सश्रम कारावास, फाइन, जुर्माना भरना, सामुदायिक सेवा या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी और प्रकार के काम करने की भी हो सकती है। अगर कोर्ट को किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सज़ा देनी होती है तो वो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट सजा सुनाने से पहले फांसी की सज़ा के कन्फर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी BNSS की धारा 407 के तहत हाईकोर्ट भेजती है। हाईकोर्ट BNSS की धारा 409 के तहत या तो उस मृत्युदंड की पुष्टि कर देता है या फिर मृत्युदंड को दूसरी सज़ा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास। और हाईकोर्ट बिना विलंब के लिए मृत्युदंड की पुष्टि या अन्य सज़ा के आदेश की कॉपी को BNSS की धारा 412 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सज़ा सुना देती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी ना दी जाए।
इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपने सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों को हवाला देता है और सेशन कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई गलतियों को हाई कोर्ट के सामने अधिवक्ता के माध्यम से रखता है। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट उसकी मृत्युदंड की सज़ा को अपील में कन्फर्म कर दे तो वो इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील लंबित रहने के दौरान बीएनएसएस की धारा 430 के आरोपी अपीलीय कोर्ट में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। अब यह अपीली न्यायालय के ऊपर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आरोपी की जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सज़ा मृत्युदंड दी गई है तो बीएनएसएस की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए या सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखे तो सेशन कोर्ट उसे मृत्युदंड फांसी की सज़ा को कन्फर्म कर देती है। अगर आरोपी की सज़ा उम्र कैद या इससे कम की होती है तो फिर सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब इसके बाद अपील होती है। अगर दोषी को सज़ा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से निर्णय सुनाने के दिन ही तुरंत बाद बीएनएसएस की धारा 430 के 3 के तहत जमानत मिल जाती है। यदि सज़ा 3 साल से ऊपर की सुनाई गई हो फिर आरोपी को जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपीलीय कोर्ट में अपनी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 15 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अब बाकी अन्य प्रकार की सज़ा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य आरोपों में 90 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सज़ा मिली है तो आरोपी बीएनएसएस की धारा 415 के तहत ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहाँ अपील कर सकता है। शिकायतकर्ता पीड़ित को लगे कि आरोपी को सज़ा कम मिली है या दोषमुक्त हो गया है तो फिर वो शिकायतकर्ता पीड़ित आरोपी को ज़्यादा सज़ा दिलाने की अपील बीएनएसएस की धारा 418 व 419 के तहत कर सकता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान बीएनएसएस की धारा 295, धारा 416 और धारा 417 के तहत निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, अब इसके बाद आखिरी रास्ता दया याचिका का होता है। अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज की गई है तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगा सकता है। पहले राज्यपाल को फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति ही फांसी की दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार बिट्टू ऑन 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान हो गई है। पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को दोबारा विचार कर सके। पुनर्विचार याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखे। फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी अंतिम उपाय यह रहता है वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्यूट शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका जब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी के राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में 10 अप्रैल 2002 के केस में हुई। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है और यदि उपचारात्मक याचिका खारिज भी हो जाए फिर आरोपी को फांसी या मृत्युदंड की सज़ा से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको पेशी में हाजिरी माफ़ी का भी बता देता हूँ। अगर आरोपी जिसका कोर्ट में केस चल रहा है और किसी कारण उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 355 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी।
स्थायी हाजिरी माफ़ी में आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से या उसके घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारण हवाला देकर वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 228 के तहत कोर्ट से स्थायी हाजिरी माफ़ी ले सकता है। इसमें उसे हर पेशी पर कोर्ट में आने में छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत में जजमेंट के समय ही कोर्ट में आना होता है। यदि किसी वजह से मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर हैं तो केस प्रॉपर ऑर्डर की स्थिति में आ जाता है, अर्थात जब मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी से वापस आए तो केस को किस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना है, ये आदेश मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी से वापस आने पर स्वयं करते हैं। इसलिए केस की स्थिति को प्रॉपर ऑर्डर कहा जाता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने के उपाय। राजीनामा। यदि पीड़ित शिकायतकर्ता आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो बीएनएसएस की धारा 359 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त किया जा सकता है। प्ली वार्निंग सौदा विभाग। यदि राजीनामा नहीं होता है तो बीएनएस की धारा 290 के तहत प्ली बार्गेनिंग का आवेदन करके आरोपी अपनी सज़ा कम 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है। रेप और हत्या जैसे केस यदि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह अपने बयान बदल दें और आरोपी पक्ष के गवाही दे दें तथा आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी ना हो जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट या आरोपी घटना के समय उपस्थिति आदि, तो ऐसी स्थिति में भी आरोपी को दोष मुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये क्रिमिनल केस ट्रायल मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैंने बहुत कम ही मिनटों की वीडियो में आपको पूरी तरह समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।